एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 का। चैप्टर नंबर 2 में हमारी एक वीडियो हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। अब इसमें आज हम पढ़ेंगे गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अभी तक हमने पढ़ा था इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद जब गवर्नमेंट बनी थी, गवर्नमेंट ने किस तरीके से प्लानिंग कमीशन बनाया, किस तरीके से हमारे 5 ईयर प्लान्स बनना स्टार्ट हुए, वो सब हमने पढ़ा था। इंडिया की गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था देश को आगे चलाने के लिए। और आज हम पढ़ेंगे गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, या फिर अलग अलग नाम से इसको आपको दे रखा है। जो भी हमने प्लानिंग करी थी उसके आखिर ऑब्जेक्टिव क्या थे, हमने जो 5 ईयर प्लान बनाए थे या इकोनॉमिक प्लानिंग करी थी, आखिर उसके गोल क्या थे, क्योंकि किसी भी प्लानिंग को करने का कुछ ना कुछ तो गोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर था, इसको अलग अलग नेम से हम जानते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग या फिर कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। किसी भी नेम से आपका आ सकता है, तो आपको यही इसमें लिखना है। सबसे पहले हमारे इंडिया में प्लानिंग करने के गोल्स क्या थे, मेन मोटिव क्या थे। तो सबसे पहला आता है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ में आता है, अच्छा, किसी भी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ या जीडीपी कहते किसे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी ग्रोथ कब होती है? जीडीपी ग्रोथ तब होती है जब हमारा जो नेशनल लेवल आउटपुट है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जीडीपी ग्रोथ कब होगी? जीडीपी ग्रोथ तब होगी जब हम अपने इंडिया में, हमारी कंट्री में जो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट है उसे बढ़ाएंगे। और लेवल ऑफ आउटपुट कब बढ़ेगा? लेवल ऑफ आउटपुट तब बढ़ेगा जब हम हर तरीके के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएं, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आएँ। तो ऑल ओवर किसी भी तरीके से अगर हम अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को या लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, तो उससे फिर हमारी क्या होती है, जीडीपी ग्रोथ होती है। क्योंकि इस तरीके से देखिए, हमारा लेवल ऑफ आउटपुट भी बढ़ेगा, और जब लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो लोगों की इनकम है, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, हमारी जीडीपी भी ग्रोथ होगी। तो मेन मोटिव हमारे यहाँ पर क्या थे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में या फिर कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान में सबसे पहला आता है जीडीपी ग्रोथ। ये गवर्नमेंट ने जितनी भी प्लानिंग करी थी या गवर्नमेंट ने जितने भी ये 5 ईयर प्लान बनाए थे, इन सबके कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे। वो क्या थे? सबसे पहले कि हमारी जो जीडीपी है, जो बहुत ही नीचे चल रही थी, वो क्या हो, जीडीपी हमारी ग्रोथ करे। और जीडीपी डायरेक्ट किससे लिंक करती है, हमारे लेवल ऑफ आउटपुट से। उसके बाद आता है मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन किस में करना? तो देखिए, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था। हमने पहले पढ़ा था प्रीवियस, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, हमारे पास सिर्फ रॉ मटेरियल था, हमारे पास कोई मशीनरी, कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा इस तरीके से कुछ भी नहीं था जिससे हम फिनिश गुड्स को तैयार कर सके, या फिर कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की हमारे यहाँ कमी थी। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन में क्या हुआ, गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव था, एक गोल था, उद्देश्य था कि वो मॉडर्नाइजेशन करे। अब मॉडर्नाइजेशन कैसे? मॉडर्नाइजेशन एक तो है कि भाई हम अपने यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, ठीक है, नई नई मशीनरीज लेकर आए, जिससे हम अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। और दूसरा मॉडर्नाइजेशन था जो लोगों की कंजर्वेटिव थिंक थी, उसको चेंज करना। अब वो कैसे? जैसे कि लोगों का पहले कुछ आउटलुक था कि अगर हम बाहर के फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड ये यूज़ करेंगे तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो हर बार ऐसा नहीं होता। अगर हम किसी चीज़ को लिमिटेड वे में यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए और सुटेबल होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पहले इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप किया गया, नई नई तरीके की मशीन्स लाई गई, नई नई टेक्नोलॉजीज लाई गई, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। दूसरा, अगर हम थिंकिंग की बात करें तो जितने भी रिचुअल्स थे, जैसे कि पहले के लोगों का ऐसा मानना था कि लड़कियां काम नहीं करती हैं, उनको एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों को भी ख़त्म किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि भाई जब हम वुमेन पावर को भी साथ लेकर चलेंगे तो भाई हमारी जो पावर है वो डबल हो जाएगी, हम डबल आउटपुट दे पाएंगे। इससे क्या था, जो एक कंजर्वेटिव थिंक थी वो भी लोगों की चेंज करनी थी, और साथ के साथ हमें खुद को टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी मॉडर्नाइज करना था। लोगों के माइंड में ये सब चीज़ें हटानी थी कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए गए, नए नए तरीके के
पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सब लाए गए ताकि हम क्या कर सके, हम थोड़ा सा मॉडर्न हो सके। हमारे पास जो पुराने जो साधन थे, जब ब्रिटिशर्स के टाइम पर हम टोटली रेन पर डिपेंड रहते थे कल्टीवेशन या क्रॉप्स के लिए, तो अब हमें उस रेन पर डिपेंड या सिर्फ रेन पर डिपेंड ना रहना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें मॉडर्नाइज करी गई, लोगों की थिंकिंग को भी थोड़ा चेंज किया गया। उसके बाद सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, हमारी जो गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि हम सेल्फ रिलायंस हों, सेल्फ सफिशिएंट। इसका मतलब है हम टोटली इंडिपेंडेंट हों। जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे तो उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर उन्होंने हमें रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बना दिया था। मतलब अगर हमें किसी फिनिश गुड्स की ज़रूरत है तो हमें बाहर दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था कि हमें वहाँ से सामान लाना पड़े, मतलब हम खुद में डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, तो उसमें क्या था, अब यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती थी 5 ईयर प्लान्स के थ्रू या प्लानिंग के थ्रू कि हम जो दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे, कैपिटल गुड्स के लिए कह लो या फिनिश गुड्स के लिए कह लो, तो वो डिपेंडेंसी हमारी ख़त्म हो। हमें जो भी चाहिए हम खुद में इतना कैपेबल हों कि हम वो सामान अपनी कंट्री में बना सके, ताकि हमें एट अ टाइम पर्टिकुलर किसी दूसरे देश की तरफ ना देखना पड़े। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, हमारे यहाँ हर पर्सन की इनकम बराबर हो। वैसे प्रैक्टिकली एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट उनका कहना था या हमारी गवर्नमेंट का कहना यह था कि ऐसा ना हो कि गरीब और गरीब होते जाएं या अमीर और अमीर होते जाएं, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा कंडीशन खराब थी। जैसा कि हमने पढ़ा था, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब कंडीशन बहुत थी। इवन लोग जो अपनी बेसिक नीड है उनको भी पूरा नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर सिर्फ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी का मतलब इतना था कि हर इंसान, हमारी कंट्री में जो भी देशवासी रहता है, वो सब अपनी अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने में कैपेबल हो, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ, जो मेडिकल फैसिलिटी होती है, नॉर्मल जो मेडिकल फैसिलिटी होती हैं वो, एंड एजुकेशन। इतनी चीज़ें, इतनी बेसिक नेसेसिटी सबके पास हो, सबके पास कम से कम इतना नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो कि कोई भी इंसान हमारे यहाँ अपनी जो बेसिक नेसेसिटी हैं उनको आराम से पूरा कर सके। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन गोल्स थे 5 ईयर प्लान के या प्लानिंग के। उसके बाद हम बात करें अचीवमेंट ऑफ गोल्स, मतलब हमने ये जो सब सोचा और 5 ईयर प्लान्स को जो हमने बनाकर काम करना स्टार्ट किया, तो उस सब में हमने कितना अचीव किया। मैंने आपको बताया ना कि भाई हर 5 ईयर प्लान के बाद हम देखते थे कि हमने क्या अचीव किया। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1950 से 1990 के बीच में हमने क्या अचीव किया। सिर्फ 1990 क्यों, क्योंकि 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि 1950 से लेकर 1990 के बीच में हमने क्या अचीव किया इन 5 ईयर प्लान्स के थ्रू। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जो हमारी नेशनल इनकम थी वो क्या हुई, इंक्रीज हुई, पर एनम उसमें इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। 0.5% से लेकर 5.8, जो हमारा 7th 5 ईयर प्लान था, 7th 5 ईयर प्लान के एंड में जो हमारी नेशनल इनकम थी वो 5.8% तक पहुंच गई थी। ठीक है, तो इसमें काफी इंक्रीमेंट हुआ था। उसके बाद रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म हुआ था। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रीन रेवोल्यूशन। इनके एक्सप्लेनेशन में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी, मॉडर्नाइजेशन हुआ था, या फिर और नई नई टेक्नोलॉजीज हमने अडॉप्ट करी थी, इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप किया था, और नई नई हम मशीनरीज लेकर आए थे, उनको मॉडर्नाइज किया गया था, जिससे क्या हुआ, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्म आए, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए, जो कि पॉजिटिव चेंजेस थे। उसके बाद आता है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। हमने क्या किया, हमने इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करी, उनको डाइवर्सिफाई किया। ऐसा नहीं है एक ही इंडस्ट्री खोलते गए उसी में लोगों को लगाते गए, ऐसा नहीं था। हमने हर तरीके की इंडस्ट्रीज को डेवलप किया और उसमें क्या किया, उनकी ग्रोथ करी, जैसे कि आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, नई नई मशीनरीज की इंडस्ट्रीज, केमिकल फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, इन सब की इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे डेवलप किया गया और इनकी ग्रोथ की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके।
उसके बाद आता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट किया, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटी, पावर जनरेटिंग कैपेसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है मतलब वो उसको पावर जनरेट करने की कैपेसिटी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, हमारा जो भी है इंश्योरेंस। तो इन सारी फैसिलिटी को, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने डेवलप किया 50 से 90 के बीच में, ताकि हम अपने देश को एक डेवलप्ड इकोनॉमी के गो थ्रू कर सके। उसके बाद आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने काफ़ी डेवलपमेंट किया, जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे कितना भी अच्छा हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब आपका बहुत अच्छा है, पावर जनरेटिंग, इरिगेशन फैसिलिटी, बट जब लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, जब लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है। ये जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है किसी भी कंट्री को डेवलप करने में। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हेल्थ और एजुकेशन, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था, ब्रिटिशर्स के टाइम पर हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी थी बहुत ही बेकार थी। एजुकेशन के नाम पर भी जो हमारी लिटरेसी रेट थी वो बहुत कम थी, तो उसको भी डेवलप किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड, जैसा कि ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट हमारा 70% ट्रेड बर्बाद कर दिया था, हमें एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का और इम्पोर्टर बना दिया था फिनिश गुड्स का। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमने वहाँ पर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया। हमने जो फिनिश गुड्स के लिए जो दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था, तो अब हमें वो नहीं देखना पड़ता था। हमने क्या किया, पहले हम सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे, और अब हम इस कंडीशन में थे क्योंकि हमने सेल्फ सफिशिएंसी ऊपर देखा था। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब दूसरे देशों से जो सामान हम मंगाते हैं उसको हम खुद बनाने की कोशिश करें। तो इन 40 ईयर्स के पैसेज ऑफ टाइम में क्या किया, इंडिया ने इतना डेवलपमेंट कर लिया कि वो जो सामान वो बाहर से मंगाते थे, अब वो सामान अपनी ही कंट्री में बनाने में सक्षम थे, मतलब कैपेबल थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया था, वो भी थोड़ा बैलेंस पोजीशन पर आ गया था। और जो हम सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब हम धीरे धीरे फिनिश गुड्स को भी एक्सपोर्ट करने लगे। ठीक, उसके बाद आता है इसके कुछ फेलियर्स, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ है, कितनी भी अच्छी चीज़ है, उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेलियर या कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो इसके फेलियर क्या थे, देखिए, फेल टू इरेडिकेट पॉवर्टी। पॉवर्टी को ख़त्म करने में हम अभी भी फेल्ड थे, मतलब पॉवर्टी कम तो हुई थी बट बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद है फेल टू कर्ब द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई जो थी, महंगाई की दर जो थी, उसको कंट्रोल करने में हम फेल थे। मतलब सब चल रहा था, अच्छा खासा हो रहा था, बट महंगाई भी अच्छी खासी थी। उसके बाद फेल टू कंटेन क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस को भी हम खत्म नहीं कर पा रहे थे। अभी भी बेरोजगारी की कंडीशन काफ़ी इंडिया में थी। उसके बाद बात करें, फेल टू जनरेट इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू ब्रिंग मोमेंटम इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। मतलब किसी भी कंट्री की जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ होती है उसमें स्पीड लाने के लिए, क्योंकि हमें क्या करना था, स्पीडली ग्रोथ करनी थी, क्योंकि हम बहुत बैकवर्ड हो गए थे, स्टैग्नेंट इकोनॉमी में आ गए थे। तो किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ की प्रोसेस है उसमें स्पीड लाने के लिए जो हमें चाहिए, मतलब जिस तरीके से इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ हम डेवलप कर रहे थे, बट जिस स्पीड से हमें डेवलप करना चाहिए था उस स्पीड से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो यही सारी कुछ फेलियर्स थे जिनकी वजह से हमें 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करनी पड़ी। वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।